हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूँगी MCQ 01 जो कि आपकी इग्नू MCOM सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2024 का एक्सप्लेन करूँगी शॉर्ट पॉइंट्स में, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। MCQ 01 ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। इसमें आपको 9 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ये क्वेश्चन पेपर मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डिस्कस द फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि मैनेजमेंट होता क्या है और उसके मैनेजर्स के फंक्शंस एंड रोल पूछे हुए हैं। ठीक है, इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आपको मैं इस वीडियो के नीचे उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जो मैनेजमेंट का टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजर्स भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार रिपीट हुए हैं, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। इसमें आपको बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं और मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया हुआ है अच्छे से, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 टाइप्स के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं और जहाँ पर डेजिग्नेशन डिसाइडेड होते हैं, डेजिग्नेशन पर चलते हैं, पदों के अनुसार चलते हैं। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं कि जिसमें जो फ्रेंड सर्कल एंड जिसमें रिश्तेदारी के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है, एंटरप्राइजेस बनता है, उसे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, अनौपचारिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। एंड फीचर्स ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आपको शॉर्ट पॉइंट्स में बताऊंगी कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जो नई नई कंपनियां हैं, मॉडर्न कंपनी हैं, तो जैसे गूगल हो गया, अमेज़ॉन हो गया, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप मतलब इसमें टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं और जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, चेंजेस करते हैं। एंड देन इसमें आईटी का ज़्यादा यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। ठीक है, और यहाँ पर टीम वर्क अच्छा होता है, और इसमें होता है कि मार्केट में जो सिनेरियो चेंज हो रहे हैं उसको ये आसानी से अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसमें ढल जाते हैं। और इसमें आप ये लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें पार्ट ए एंड बी दे रखा है, जो कि 10 मार्क्स का है, और ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन 20 मार्क्स के हैं। ए पार्ट, डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द परसेप्शन, गिफ्ट सुटेबल एग्जाम्पल। इसमें आपको बताना है परसेप्शन होता क्या है विद एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ आप कैसे बता सकते हैं कि पहले आपको बताना चाहिए परसेप्शन होता क्या है। परसेप्शन होता है कि हर किसी व्यक्ति की सोचने का तरीका, समझने का तरीका एंड उसको टैकल करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो हर किसी का नज़रिया अलग होता है, पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। किसी चीज़ को कोई अदर तरीके से देखता है, किसी चीज़ को अदर वे में देखता है। ठीक है, तो जैसे हम बताएंगे कि इसमें फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो कौन कौन से होते हैं परसेप्शन के। पहला, व्यक्ति का बिहेवियर, जो पर्सन का बिहेवियर है वो कैसा है, उसकी नीड्स क्या है, उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, देन उसकी जो हैबिट्स क्या है। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एग्ज़ाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी। एग्ज़ाम्पल है जैसे कि 2 पर्सन है, एक पर्सन है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, और एक है निराशावादी, जिसे बोलते हैं पैसिमिस्टिक। ठीक है, तो आशावादी व्यक्ति होगा कि वो पॉजिटिव होगा, उसकी सोच जो होगी वो एकदम पॉजिटिव होगी। तो उसमें ये होगा कि वो कोई भी चीज़ों को लेगा तो उसको लगेगा कि मैं इसको कर सकता हूँ ईजिली। ठीक है, नेगेटिव पर्सन जो निराशावादी होगा वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, उसे लगेगा कि मैं अगर ये चीज़ को करता हूँ तो इसके गलत रिज़ल्ट आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम बता सकते हैं एग्ज़ाम्पल के तौर में कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक टेबल में आधा ग्लास पानी रखा है, जो आशावादी व्यक्ति होगा, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होगा, वो बोलेगा कि ग्लास आधा भरा है। ठीक है, एंड जो निराशावादी व्यक्ति होगा वो बोलेगा कि ग्लास आधा खाली है। तो ये आपके एग्ज़ाम्पल में लिख सकते हैं आप, और एग्ज़ाम्पल भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, अब बी पार्ट्स में, हाउ कैन यू डेवलप परसेप्शन स्किल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप कैसे डेवलप कर सकते हैं इन परसेप्शन स्किल्स को। तो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, या तो फर्स्ट हो सकता है कि हम उनको ट्रेनिंग दें, फर्स्ट हम ट्रेनिंग दे के कर सकते हैं। ठीक है, आपस में ओपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करें आपस में, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो आपस में विचार है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और अपने आप को स्किल करें, जो चीज़ हमें नहीं आती उसको हम सीखें। फोर्थ क्वेश्चन है, डू यू थिंक मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज़ मोर प्रैक्टिकल दैन मैस्लो एंड
हर्ट्जबर्ग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। डिस्कस द मैक्लेलैंड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसमें आपको मैक्लेलैंड थ्योरी के बारे में बताना है, ठीक है। इसमें और उनको कंपेयर भी करना है मैस्लो और हर्ट्जबर्ग थ्योरी से, ठीक है, वो कैसे अलग है। मैक्लेलैंड थ्योरी पहले होती है कि इसमें बताया जाता है कि पर्सन जो है उसकी 3 नीड्स है, पर्सन की 3 नीड्स होती है, इसलिए वो इन 3 नीड्स के लिए बहुत ही सोचता है। फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट, मतलब उसको जीवन में कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है लाइफ में। देन नीड फॉर पावर, उसको दूसरों को कंट्रोल करना है, लीड करना है। देन नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन मतलब लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं, दोस्ती बनानी है, फ्रेंडशिप बनानी, ये सब होता है, ठीक है। अब इसमें कंपेयर करना है मैस्लो और हर्ट्जबर्ग थ्योरी से। तो मैस्लो थ्योरी क्या होती है, पहले आपको ये बताना चाहिए थोड़ा बहुत कि मैस्लो थ्योरी क्या होती है। आप बता सकते हैं कि मैस्लो थ्योरी में क्या बोलते हैं। मैस्लो थ्योरी कहती है आपकी कि जो इंसान की ज़रूरतें हैं वो बढ़ती जाती है, ठीक है। अगर आप एक डिज़ायर कर रहे हो तो उसके बाद आपकी दूसरी डिज़ायर होती है, तीसरी डिज़ायर होती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। हर्ट्जबर्ग थ्योरी में कहते हैं कि ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सैलरी, अगर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी है उस पर डिपेंड होती है, और आपकी तारीफ़ पे, आपको कितनी आपकी तारीफ़ हो रही है, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। जो मैक्लेलैंड थ्योरी होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई सीरियल डिसाइड नहीं होता। ये आपकी जो कल्चर है और जो माहौल है, वहाँ का इन्वायरमेंट है, उसकी नीड्स के अनुसार होता है, ठीक है। तो ये आपकी ये इम्पॉर्टेंट होती है कंपनी के मैनेजर्स और लीडर्स को चुनने के लिए, ठीक है। जो मैक्लेलैंड थ्योरी होती है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल मानी जाती है। दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं कि इज़ मोर प्रैक्टिकल दैन मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग थ्योरी। इसमें आप ये लिख सकते हैं। 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है। डिस्कस वेरिएबल्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर, ठीक है। ग्रुप क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर वेरिएबल्स बताने हैं ग्रुप स्ट्रक्चर पे। फर्स्ट ग्रुप होता है कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी काम को, किसी कॉमन लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक साथ आते हैं तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। ये तो आपको बताइए। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के। पहला रोल्स, हर ग्रुप में इंडिविजुअल का अपना रोल डिसाइड होता है कि उसे क्या काम करना है। स्टेटस, उसमें ग्रुप को पता होता है कि उसमें जो मेंबर्स है उसका पद क्या है, डिजिग्नेशन क्या है, उसको कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी। साइज ग्रुप का स्मॉल होता है, एक लार्ज होता है, ठीक है। स्मॉल ग्रुप में काम जल्दी हो जाता है और बड़े ग्रुप में आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा लोग होने के कारण नए नए आइडियाज़ हमें मिलते हैं, ठीक है। ये सब आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आप पॉइंट्स इसमें लिखिए। और इसमें आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं, यूनिटी, ठीक है। मतलब ग्रुप के जो सदस्य हैं, जो मेंबर्स हैं, वो आपस में कितने जुड़े हैं, यूनिटी कितनी है, एकता कितनी है, आप इसमें लिख सकते हैं। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज़ स्ट्रेस, ठीक है। तनाव क्या होता है और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन विद सूटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ बताना है आपको कि उसके, ठीक है। तो हम बताते हैं अब स्ट्रेस के परिणाम क्या है, ठीक है, इसके बारे में बताएं। स्ट्रेस होता क्या है, जब काम का दबाव, जो काम का प्रेशर है वो व्यक्ति की जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो, ठीक है, और वो जो मेंटली और फिज़िकली अपने आप को सही महसूस नहीं कर रहा होता तो उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें इसके कारण क्या क्या है, ठीक है। जब अगर इंसान ज़्यादा स्ट्रेस ले लेता है तो उसके कारण क्या होता है, वो बीमार पड़ने लग जाता है, ठीक है। इलनेस ज़्यादा हो जाती है तो वो ज़्यादा छुट्टी लेता है, ठीक है। उसके कामों में मिस्टेक होने लग जाती है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि कई बार अच्छे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं स्ट्रेस के कारण, तो वो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। जैसे कोई काम मिला है उसको और वो उस काम को लेके बड़ा ही स्ट्रेस ले रहा है कि ये काम कैसे होगा, ये टास्क को हमें कैसे पूरा करना है, इस टाइम ड्यूरेशन में कैसा पूरा करना है, तो इस कारण से कई बार वो मेंटली और फिज़िकली स्ट्रेस लेने लग जाता है। तो आप ये सब चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। 7th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डज कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस द एफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट का प्रोसेस है क्या, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करें और उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बनी रहे, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे बनता है, कैसे पैदा होता है, ठीक है। इसके 4-5 स्टेप होते हैं। तो पहले स्टेप में होता है कि आपस में पहले डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट की चांसेस बनते हैं। फिर लोगों को लगता है कि जो वो उन्हें ऐसे लगता है कि वो आपसी एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, फिर आपस में वो गुस्सा दिखाते हैं। तो फिर क्या होता है, उसके परिणाम से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अंत में जो है लास्ट में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होने लग जाते हैं आपस में।
दूरियाँ हो जाने लगती है, आपस में गुस्सा आने लगता है एक दूसरे को देख के, एंड डिस्प्यूट शुरू होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो वर्क एफिशिएंसी है उसमें कमी आती है। ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन में डेली या ऑफिस में झगड़े होंगे तो उससे क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ है उसका काम से ध्यान हट जाएगा और वो डिस्प्यूट में ज़्यादा ध्यान देने लगेगा और टीम वर्क जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा, और इससे क्या होगा, टाइम की बर्बादी भी होगी और कंपनी को भारी नुकसान होगा। तो आप इस तरीके से ये मेंशन कर सकते हैं इसमें। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इनफॉर्मल पावर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनफॉर्मल पावर। अनौपचारिक शक्ति क्या होती है और टाइप्स बताने हैं उसके। ठीक है, इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बतानी है संगठन में। अनौपचारिक शक्ति का मतलब क्या होता है, वह पावर जो किसी बड़ी कुर्सी या मैनेजर के पद से नहीं मिलती। ठीक है, बल्कि उसके व्यक्तिगत गुणों के कारण लोग उसकी बात मानते हैं। मतलब इनफॉर्मल पावर ये होती है कि उसका बिहेवियर के कारण लोग उसकी बातें मानते हैं। ठीक है, उसकी कोई पावर नहीं है, पर उसको कोई मैनेजर या कोई बड़ी पोस्ट पे नहीं बिठाया हुआ है, पर वो जो उसका बिहेवियर है, उसकी जो क्वालिटीज़ है, उसके कारण लोग उसकी बातें सुनते हैं। तो इनफॉर्मल शक्ति उसको बोलते हैं, इनफॉर्मल पावर उसको बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप्स की होती है। पहले एक्सपर्ट पावर, कि फर्स्ट एक्सपर्ट पावर की जो पर्सन है उसको बहुत ही डीप नॉलेज है। ठीक है, तो लोग उसकी हेल्प लेते हैं, उसको काफ़ी, जैसे कोई एक्सेल उसको अच्छे से आता है तो उसको डीपली उसके बारे में बहुत एडवांस नॉलेज है, तो हम उससे अपनी नॉलेज को हम उससे ले सकते हैं। ठीक है, उसकी नॉलेज हम उससे ले सकते हैं और वो शेयर भी करता है। ठीक है, रेफरेंस पावर, जब किसी का बिहेवियर बहुत ही अच्छा होता है और अट्रैक्टिव होता है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और तो उसकी तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये होती है इनफॉर्मल पावर टाइप्स। ठीक है, देन 9th क्वेश्चन है, डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन विद सुटेबल एग्जांपल। गुड कम्युनिकेशंस कैसे हो सकता है, उसके एग्जांपल्स भी बताने हैं। ठीक है, तो पहले गुड कम्युनिकेशन होता क्या है, उसकी बारे में क्या होता है। गुड कम्युनिकेशन मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं कि उसको बोलना या लिखना अच्छे से आना चाहिए, वो साफ और सीधी तरीके से समझाए, क्लियरिटी हो उसके शब्दों में। ठीक है, कंप्लीटनेस, जो मैसेज दे रहा है उसको पूरा दे। ठीक है, आधी अधूरी जानकारी ना दे जिससे गलतफहमी पैदा ना हो। ठीक है, आप ये 2 पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं उसमें। बहुत सारी चीज़ें हैं कि एम्पैथी होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए उसकी तरफ से, अपनी बात कहते समय सुनते समय किसी की फीलिंग्स को हर्ट्स ना करे, कि उसकी स्थिति को देखे, उसकी पोजीशन क्या है उसको भी समझे। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं गुड कम्युनिकेशंस में। ठीक है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, आई होप आपको पसंद आए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं ऐसे ही और वीडियोस डालती रहूँगी जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। तो थैंक यू गाइज़।